समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रदेश मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का काम किया। पिछले दिनों देखा गया कि आरिफ जो हैं अमेठी के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे थे। उनकी और सारस की दोस्ती को लेकर के चारों ओर चर्चाएं हो रही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अमेठी दौरे के दौरान उनसे मुलाकात भी की थी। अखिलेश यादव का आरोप है जब से उनसे मुलाकात की उनसे को परेशान किया जा रहा। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जिससे भी वो मुलाकात करते हैं उसको सरकार द्वारा परेशान किया जाता है। आखिरकार जो सारस था, जो आरिफ की दोस्ती थी उसकी, वो तोड़ दी गई और सारस को वहां से ले जाया गया। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा, क्या तमाम भ्रष्टाचार जो हो रहा उत्तर प्रदेश में उस पर कोई जवाब सरकार देगी? साथ ही साथ उन्होंने कहा, जो मोर को दाना खिला रहे हैं क्या उनको भी कोई सजा मिलेगी? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को घेरा। आरिफ और सारस की दोस्ती छूट ही गई। हम आपको बता दें कि जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़खा गांव में आरिफ का घर है। आरिफ को बरसों पहले एक सारस घायल अवस्था में मिला था। आरिफ सारस को अपने घर लाया और उसका इलाज करवाया। इलाज के बाद सारस आरिफ को छोड़कर कहीं नहीं गया और आरिफ और सारस में एक गहरी दोस्ती हो गई। आरिफ अगर अपने घर से बाइक से 20 से 30 किलोमीटर तक जाता तो सारस आरिफ के साथ साथ उड़ता हुआ जाता। धीरे धीरे ये मामला सुर्खियों में आया और मामला सुर्खियों में आने के बाद कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमेठी आए थे और आरिफ और सारस की दोस्ती देखने के लिए आरिफ के घर भी गए और अपने ट्विटर हैंडल से आरिफ के और सारस की दोस्ती का बखान भी किया था। वहीं आज वन कर्मियों द्वारा आरिफ के सारस को अपने साथ ले जाया गया और उसे पंछी विहार में रखा जाएगा। आरिफ के परिवार वाले इस मामले से उदास नज़र आ रहे हैं और उनका आरिफ के परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि आरिफ यहाँ बंधक में नहीं था और आरिफ हमारे साथ परिवार के साथ खुश था। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरिफ के बगैर सारस रह जाएगा या सारस के बगैर आरिफ रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को अब मिलेगी मुफ्त साइकिल और यूनिफॉर्म। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को मुफ्त में साइकिल और यूनिफॉर्म दी जाएगी। कक्षा 6, 9 और 11 की छात्राओं को इसकी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि करीब 2,500 छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया, जिसमें बलरामपुर, लखीमपुर, सोनभद्र और वाराणसी में इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि सेवा आयोजन और जनजातीय विभाग को पूरा 100% बजट भी इसके लिए पूरा उपयोग में लाने को बोला गया है। जहाँ पहले की सरकारों में देखा जाता था कि जो बजट होता था वो सरेंडर कर दिया जाता था और इसके बजट को बढ़ाने का भी प्रावधान अब कर दिया गया है। जहाँ पहले की सरकारों में 3300 रुपए साइकिल के लिए और 700 रुपए यूनिफॉर्म के लिए जाता था, उसको बढ़ा के 4,000 रुपए साइकिल और 1,000 रुपए यूनिफॉर्म के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं को स्कूल से जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है अनुसूचित जनजातियों को छात्राओं को मुफ्त में साइकिल और यूनिफॉर्म देने का। ये जो कार्य है 31 मार्च के पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी व उनके साथियों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इरफान सोलंकी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर शहर में ही नहीं कई राज्यों में अवैध तरीके की संपत्ति अर्जित की थी। उन सभी संपत्तियों को सीज करने का काम लगातार जारी है। ऐसे में ही आज कानपुर सिविल लाइन स्थित इरफान सोलंकी के साथी शौकत अली की 30 करोड़ की जमीन को आज पुलिस ने कब्जा कर लिया है और उसको सीज कर दिया है, क्योंकि इस 30 करोड़ की जमीन को शौकत अली ने इरफान सोलंकी के नेतृत्व में या उनके संरक्षण में और गुर्गों के माध्यम से इस संपत्ति को अर्जित की थी और यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट बनाने का काम भी किया जा रहा था। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो 30 करोड़ की अवैध संपत्ति भी उनके सामने आई थी, जिसको देखते हुए आज एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस की टीम डुगडुगी बजाते हुए सिविल लाइन शौकत अली के उस जमीन पर पहुंची जो अवैध तरीके से अर्जित की थी। इस 30 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने सीज कर दिया है और वहां पर जो भी लोग रह रहे थे उनको खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि जो जमीन अवैध तरीके से कब्जा की गई थी 30 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही अन्य उन जमीनों को भी सीज किया जाएगा जिनकी सूची इस वक्त पुलिस के पास है। महाराज पुलिसपाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम जो मुख्य आरोपी था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम अब भी उसको बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम के बेटे की दुकान मोहम्मद आबिद के नाम से बनी हुई है। 260 वर्ग मीटर में ये दुकान बनी है, जिस पर आज
प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्पष्ट रूप से विकास प्राधिकरण का यह दावा है कि यह व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना अनुमति के बनाया गया है, जिसके लिए आज कारण बताओ नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के बेटे मोहम्मद आबिद के घर पर उसके व्यावसायिक दुकान पर चस्पा की है। संदेश स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये माफिया है, शूटर्स हैं, इनको किसी भी तरीके से सूबे की योगी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बख्शने के मूड में नहीं है। 2 दिन पहले ही मोहम्मद गुड्डू मुस्लिम के घर पर ये नोटिस चस्पा की गई, उसके बाद अब उसके बेटे की दुकान पर नोटिस चस्पा की गई और लगभग अभी ऐसे 20 और शूटर्स हैं, ऐसे अपराधी हैं, ऐसे माफिया हैं जिनको प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चिन्हित किया है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाइयों का दौर शुरू। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बरसात और ओले से फसलों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों को निर्देशित किया है कि वो ऐसी फसलों का तत्काल आकलन कराएं और सर्वे रिपोर्ट को प्रस्तुत करें, जिसके बाद जो भी ऐसे किसान हैं जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। हालांकि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आच्छादित किसान हैं उनको बीमा योजना का लाभ दिया जाए, साथ ही साथ जिन किसानों की फसलों को ओले से नुकसान हुआ है उनको उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देगी, साथ ही साथ उनको किट भी वितरित की जाएगी ताकि किसान दूसरी फसलों को बोकर अपने हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। साथ ही साथ किसानों को सब्सिडाइज तौर पर विभिन्न उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने बताया कि जो भी किसान 25 मार्च तक अप्लाई करेगा उनको 30 तारीख तक सब्सिडी का पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। यूपी में रिलीजियस टूरिज्म के बाद अब हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की तरफ सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। राजस्थान के हेरिटेज टूरिज्म की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अब ऐतिहासिक किले और इमारतों को हेरिटेज का दर्जा देकर उन पे टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। इसके लिए आज पर्यटन मंत्री ने तमाम रजवाड़ों और ऐतिहासिक इमारतों के मालिकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय की। सरकार का इरादा है कि उत्तर प्रदेश के वो तमाम ऐतिहासिक किले, ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज की तर्ज पर डेवलप किया जाए और उसके बाद इसके जरिए टूरिज्म को उत्तर प्रदेश लाया जाए। इसी की कवायद अब शुरू हो चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में टूरिज्म सेगमेंट को मजबूत करने की कवायद हो रही है। योगी 2.0 सरकार का 1 साल पूरा हो गया, जिसके बाद एडीजीएलओ प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की उपलब्धियां गिनाई कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई का जो दौर है पुलिस ने चलाया है। उसके अलावा जो गुंडे माफियाओं के द्वारा जुल्म की दुनिया से अर्जित की गई संपत्तियां थी उनको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ जब्तीकरण की कार्रवाइयां भी की गई हैं। हालांकि इस दौरान प्रशांत कुमार ने जो बताया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 66 गुंडे माफियाओं को चिन्हित किया गया था जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफियाओं में गिने जाते हैं, जिसमें से 11 माफिया ऐसे हैं जिसका अनुसरण डीजीपी मुख्यालय करता है। उसके अलावा जो बचे हुए माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अनुसरण किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्मगत जो राजनीति होती है उसको अलग हटाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका नतीजा रहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो अपराध का ग्राफ है वो कम हुआ है। अगर महिलाओं के अपराध के ग्राफ में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान 24वां आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके अलावा 12 ऐसे माफिया हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रभावी पैरवी का नतीजा रहा है, जिनको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। अलीगढ़ के प्रसिद्ध मीट कारोबारी हाजी जहीर के 4-5 ठिकानों पर अमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 150 लोगों की इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और अभी भी जो वहाँ पर जो इनकम टैक्स की टीम को जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं वो सब उसके बाद वो अपनी जांच का दायरा बढ़ा देती है। इसके अलावा जो यहाँ का इनकम टैक्स का जो ऑफिस है इसमें से भी किसी को साथ नहीं लिया गया है, ना यहाँ की पुलिस को सूचना दी गई है। और बताया जाता है कि जितना भी गोश्त का कारोबार होता है, जो ये गाय वो भैंस काटने के लिए खरीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा रेटों में दिखाया जाता है और जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनको उसमें काफ़ी अंतर है, जिसकी वजह से इनके यहाँ पे छापेमारी हुई। ये जो गुरुग्राम की जो इनकम टैक्स की टीम है वो इस छापेमारी कर रही है यहाँ पर।
यहाँ का एक भी अधिकारी उसमें नहीं है। यहाँ के जो अलीगढ़ के जो इनकम टैक्स के कमिश्नर है उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। अलीगढ़ स्वच्छ भारत मिशन के तहत रेलवे ने बड़ा अभियान चालू किया है। आपको बता दें, रेलवे ने पिछले साल गंदगी करने वाले लोगों के खिलाफ 7,535 लोगों के खिलाफ 8,30,700 रुपये का जुर्माना वसूला है और लोगों से अपील की है कि लोग इस परिसर को गंदगी न करें और सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो लोग गंदगी करते हैं, थूकते हैं या अन्य चीज़ों का यहाँ पर गंदगी परिसर में फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी जुर्माना वसूल कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने सभी लोगों से अपील की है कि ये परिसर आपका है, आपको इस परिसर का ध्यान रखना है और सभी लोग इस परिसर का ध्यान रखते हुए इस परिसर में गंदगी न फैलाएं। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। देश में विद्युत उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटने से पहले अब उनके पास मैसेज आ जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को ही कहा है कि अब बिलिंग सिस्टम को मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया जाएगा और बिजली भुगतान से 3 दिन पहले नंबर पर मैसेज आ जाएगा और बिजली भुगतान होने की अंतिम तिथि के 2 दिन बाद भी कनेक्शन कटने को लेकर वार्निंग मैसेज आ जाएगा। उसके बाद भी अगर भुगतान नहीं होता है तब जाके कनेक्शन काटा जाएगा, लेकिन बिना मैसेज के यूजर का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। प्रदेश में खाकी ही बनी खाकी की दुश्मन। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक रायबरेली का ऐसा वाकया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला जहाँ होमगार्ड ने थाना अध्यक्ष और उसके एक हमराही पर आरोप लगाते हुए कि मुझे लात घूंसों से पीटा गया है, मुझे बेदर्दी से मारा गया है, उसका आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ताज़ा मामला गुरबकसगंज थाना क्षेत्र का है और वहां गुरबकसगंज थाना क्षेत्र में जिस होमगार्ड को पीटा गया उसकी ड्यूटी पहरे पर लगी थी। चूँकि पीस कमेटी की बैठक चल रही थी, इस दौरान किसी मुजरिम को लाया गया और उसको चौखट पर बैठा दिया गया और उस पहरे पर जो होमगार्ड तैनात था उसको चाय नाश्ते की ड्यूटी पर लगा दिया गया। उसी दौरान वो मुजरिम वहां से चला गया और उसके जाने के बाद उस होमगार्ड ने यह भी आरोप लगाया कि जो वो मुजरिम गया है बाकायदा वो उसकी मां की सुपुर्दगी में दिया गया है। ऐसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उसने अपना बयान दिया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर जाँच जरूर बैठा दी गई है और सीओ लालगंज को इसकी जाँच सौंपी। चित्रकूट में गर्मी आते ही पानी की समस्या आना शुरू हो गई है। यह ताज़ा मामला चित्रकूट के करबी माथी गांव का है, जहां दलित बस्ती है, जहां पर 40 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। उस बस्ती में सिर्फ एक हैंडपम्प है, जिससे वहां की परेशान महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को ज्ञापन दे करके पानी की समस्या बताई है। आपको बता दें, चित्रकूट एक पाठा क्षेत्र है। गर्मी आते ही यहाँ का वाटर लेवल इतना नीचे चला जाता है कि लगे हैंड पंपों में पानी नहीं आता, जिससे वह बार बार गुजरते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो बच्चे समय पर स्कूल जा पाते हैं और ना तो बेजुबान जानवरों को समय समय पर पानी मिलता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर के जिलाधिकारी किस तरह से संज्ञान लेते हैं और जहां पर पानी की अव्यवस्था है वहां पर पानी की व्यवस्था कराते हैं या नहीं। उन दलित बस्ती की महिलाओं ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से अपनी पीड़ा बताई है कि 40 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और सिर्फ एक हैंडपम्प है जो भी बार बार ख़राब होता है, जिससे उनके बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी देर हो जाती है और बेजुबान जानवरों को समय पर पानी नहीं मिलता है। सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य महकमा अपनी लापरवाही को लेकर हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सिद्धार्थनगर जिले में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में तीमारदार जो है वो अपने मरीज को हाथ में उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाते दिख रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में ये कोई पहला और नया वीडियो नहीं है। लगातार सिद्धार्थनगर जिले में इस तरह का वीडियो हमेशा वायरल होता रहता है। जिम्मेदार जो है वो वीडियो का संज्ञान लेते हैं और जांच कर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन वो जांच कब कहां किस पर होती है ये कोई पता नहीं चल पाता है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार उसकी ये प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर दी जाए।
देश के बहुचर्चित हत्याकांड यानी बेमई कांड में फूलन देवी के साथ शामिल डाकू पोसा की हालत बेहद बिगड़ गई है। डाकू पोसा को जेल से शिफ्ट कराकर कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स उसकी हालत बेहद नाजुक बता रहे हैं। डाकू पोसा की उम्र तकरीबन 85 साल है और डाकू पोसा लगभग 40 सालों से जिला कारागार में बंद था। गौरतलब है कि 14 फरवरी सन 1981 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने एक ही जाति के 21 लोगों को कतार में खड़ा कर गोलियों से भूनकर मौत की ऐसी इबारत लिखी थी जिससे सारा देश थर्रा गया था। यकीनन ये देश का सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसकी दहशत बेमई गांव में रहने वाले लोगों के दिलों में आज भी। कमिश्नरेट आगरा के थाना खीरागढ़ में मितपुरा गांव में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसमें 242 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। अन्य यंत्र भी पाए गए जिनसे बनाने के बाद में जहां पहाड़ों को फोड़ा जाता है, मगर यह अवैध रूप से बरामद किया गया है। थाना खीरागढ़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास की सूचना पर कई टीमें गई थी, जिन्होंने मिर्चपुरा गांव से भारी मात्रा में बरामद किया गया है। कमिश्नरेट आगरा के थाना खीरागढ़ में मिर्चपुरा गांव में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसमें 242 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। अन्य यंत्र भी पाए गए जिनसे बनाने के बाद में जहां पहाड़ों को फोड़ा जाता है, मगर यह अवैध रूप से बरामद किया गया है। थाना खीरागढ़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर खास की सूचना पर कई टीमें गई थी, जिन्होंने मिर्चपुरा गांव से भारी मात्रा में बरामद किया। बागपत की बड़ौत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों की गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 2022 में टोड़ी गांव के अंदर हत्या की वारदात को अंजाम देकर ये 2 मेरठ के बदमाश आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था, जिन्हें वे पुलिस को चकमा देकर फरार होने के चक्कर में थे, जिन्होंने वहां पर विपुल तोमर जो दरोगा था उनकी पिस्टल छीनकर वहां से फरार हुए थे, जिनके साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो 2 बदमाश हैं उनके गोली लगी है। गोली लगने के बाद उन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों बदमाशों पर कम से कम दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं। अब देखना है कि पुलिस अब इन पर और क्या कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, पथराव व हुई फायरिंग, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। पुलिस ने 13 नामजद व 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि पैठ चबूतरा पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर तोड़फोड़ की व वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां पथराव, लाठी डंडे व फायरिंग की सीसीटीवी भी इसका मौजूद है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं, जिसमें लाठी डंडे व लोगों के हाथ में हथियार भी हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है और हालांकि पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर के आधार पर करीब 13 लोगों के खिलाफ नामजद व 7 लोग के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के NH 58 पर एक कार में आज एक प्रेमिका संदिग्ध हालत में मिले हैं। पुलिस वहां पर पहुंची है, तो पुलिस ने दोनों को जब अस्पताल पहुंचाया तो जो प्रेमी है उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और जो प्रेमिका है उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस इन दोनों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, किस हालत में थे, कैसे थे और ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। दोनों जो है देहरादून के बताए जा रहे हैं और अब इस मामले में पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है कि ये लोग यहाँ कैसे। मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालने में जुटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, जो वहां के सूत्रों के मुताबिक पता चल पा रहा है कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोर्चे संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई। प्रतापगढ़ में सड़क पर खुलेआम गुंडाई देखने को मिला है, जहां स्कूल के छात्र जो थे वह घर जा रहा था, जहां उसकी जमकर दबंगों ने पिटाई की। मां बता दें, यह ताजा मामला जो है पट्टी कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय बाजार का है, जहां कक्षा 11 का छात्र था जो कि अपने स्कूल से वह घर जा रहा था, जहां दबंगों ने सड़क पर उसका इंतजार कर रहे थे लाठी डंडे लेकर। वो स्कूल से थोड़ी दूर पहुंचा, जहां दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां जो छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। वहीं पुलिस की बात की जाए, 24 घंटे हो गए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस इंतजार करती रही तहरीर का, लेकिन अभी तक तहरीर थाने नहीं पहुंची, पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया।
हालांकि प्रतापगढ़ एसपी ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। जहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वहीं प्रतापगढ़ एसपी ने जांच का आदेश दे दिया। सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 राहगीरों समेत 3 की मौत हो गई, जिसमें एक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल ये चारों लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे, जहां पर चलती गाड़ी ने इनको रौंद दिया और जिससे इन चारों लोगों को घायल होना पड़ा, जिसमें से 2 लोगों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया और एक ने अस्पताल आकर दम तोड़ा, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और जिसको चिकित्सीय इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाराबंकी में चलती डबल टेकर बस में अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के असंद्रा थाना क्षेत्र के खुसेहटी गांव के पास का है, जहां चलती डबल टेकर बस में अज्ञात कारणों से अचानक भीषण आग लग गई, जिससे सवारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे के दौरान कोई हताहत नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से बिहार सवारियां लेकर डबल टेकर बस जा रही थी, जिसमें अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई।